अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये हमारा पार्ट 3 बुक चल रही है। इसका चैप्टर है 9th और इसमें हमारी क्लास 2nd है। आज टॉपिक है कुदाल और हल। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसने उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद्य लगती थीं। यहाँ एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहां जहां उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हम मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़ी करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है। लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परिवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपने गुजर बसर करते थे और झूम खेती क्या करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दाल और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए पड़ती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। बुकानन कौन था बच्चों? बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 में 1805 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वनस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनकी वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता था। बच्चों, उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल के काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटी छोटी पौधे उग आते थे, पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर से बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। देखो बच्चों, ये गांव है, ध्यान से देखेंगे आप। देखो ये मकान है इनके, ये कई मकान है गांव में। इधर भी कुछ दिख रही है।
ध्यान से देखें बच्चों। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेस 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया था। वहां होजेस ने कई एक्वाटिंट तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारों की तरह होजेस ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति से संलाप संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करें, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित ना हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजें और छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाएं। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही होजेस ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड निगस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़, उपद्रवी, जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेस की चित्र में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और यह पता लगाइए कि होजेस ने राजमहल की पहाड़ियों को किस लिए रमणीय माना था। एक्वाटिंट ताम्र पट्टो कीर्तनम एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अमल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। एक्वाटिंट देख रहे हो बच्चों, एक्वाटिंट क्या है? डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। ताम्र पट्टोत्कीर्णन एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अमल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। ये एक विशेष तकनीक होती है बच्चों, जो तांबे के उसमें जो है बनाई जाती है चित्र के रूप में। शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वाले और रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटाते थे और अन्य जनजातीय तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई झिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। विलियम होजेस द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य। यहाँ आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियाँ, ऊंची चोटियां भी देख सकते हैं जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दूरू पहाड़ियां दिखलाकर होजेस उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। इनको ध्यान से देखो बच्चों। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आकर करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इस प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई
जब स्थिर खेती के क्षेत्र सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी, अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था, क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ज्यों ज्यों स्थायी कृषि विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिश की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति पेशकश की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई थी कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया, उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों या वेतनिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए। इसलिए जब 1810-11 की सर्दियों में बुखारन ने इस क्षेत्र की यात्रा की, तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुखारन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनका जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी। वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूंकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ या जीवन का प्रतीक माना जाए, तो हल को नए बाशिंदों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। संथाल अगुआ बने। सन 1810 के अंत में बुखानन ने गुंजरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। उसने लिखा कि गुजरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और बुखानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों के क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी और वे
इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहां बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने, खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की हो गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे। जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं हुई और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को दामिन ई कुह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। उसके चारों ओर खंभे गाड़कर उसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन इको के सीमांकन संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या, जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1891 तक 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या, जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिन इकोह में आकर मानो उनकी यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, परंतु पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों या घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपर पहाड़ियों के चट्टानों, अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वो गरीब हो गए। झूम खेती नए से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई, क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। अब इस क्षेत्र के जंगली खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानातोड़ जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया था कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, उस पर सरकार राज्य भारी कर लगा रही थी। साहूकार दीकू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और उपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। 1855 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल
परगणों का निर्माण कर दिया गया है, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूम जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं, इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ये सिंधु माझी है, संथाल विद्रोह का नेता है। सिंधु माझी संथाल विद्रोह का नेता, देख रहे हो बच्चों। अब इसमें आगे देखो क्या कहानी बनेगी। संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 को इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव व शांत दिखाई देते थे, अब निरसंस और बर्बरता वो कृतियों के स्थान बन गए। कल्पना कीजिए कि आप, सॉरी बच्चे एक सेकेंड, हेलो हेलो, सॉरी। कल्पना कीजिए कि आप इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पाठक हैं। सॉरी बच्चों, सॉरी। हाँ हेलो, जी बताइए। हाँ हेलो, हाँ सर कोरियन है, आप कहाँ पे हैं? ये 331 है जी, नीलकंठ अपार्टमेंट। आप कहाँ पे हैं? नहीं तो ये थर्ड फ्लोर पे है सर, 331 थर्ड फ्लोर पर। हाँ। हाँ हेलो। हाँ वालेकुम। ना वो कोरियर लेकर आने वाले टी शर्ट पे, मतलब टी शर्ट। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक सेकंड तुम उनसे ले लो। ठीक है, आने वाले हैं, उनका फ़ोन आया 288 पे। सॉरी बच्चों। चित्रित दृश्यों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इस इन चित्रों से आपके मन में संतालों की क्या क्या छवि बनती है? अब बच्चों यहाँ देखो, संतालों के गांव जल रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, आप देख रहे हो। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दी गई। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली है और उनमें विद्रोह को कुचलने, डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। देख रहे हो सर। अब देखो यहाँ दूसरा फिगर, संथाल कैदी को ले जाया जा रहा है। इलस्ट्रेटेड इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856। देखो बच्चों, यहाँ ये कैदी देखो ले जा रहे हैं, संथाल लोग हैं। शुरू में तो इनको हंसाते हैं, इनको थोड़ा सा मतलब छूट वगैरह देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनको बहुत अधिक कर जो है थोप देते हैं, जिससे जो है इनका जीवन यापन भी जो है बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो फिर ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। इतना टैक्स ये कहाँ से, इतना रिवेन्यू कहाँ से ये लोग देंगे? देख रहे बच्चों, इधर भी है देखो, ये पूरा फिगर दिया गया है। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। और आप देख सकते हैं कि चित्रों के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार है। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है और यह तस्वीर दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है। विद्रोह, सॉरी बच्चों। हाँ हेलो। नहीं, उसमें एक दिखाई है आज की डेट की, एक पहली है।
496। और दूसरी वाली का कितना है? 900 कुछ है दोनों का पेमेंट। नहीं, टोटल तो फिर वही होना चाहिए ना फिर। कैसा? नहीं, हमारा टोटल बिल तो उन्होंने वो दिखाया 900 कुछ का। तो टोटल यही यही बनेगा। चलो पहले देख लो, ठीक है। तो पूछो इनसे, ये क्या बता रहे? क्या? तो नहीं, दोनों मिलकर तो इतने ही कॉस्ट होनी चाहिए ना। अच्छा, अच्छा। नहीं, उसके पता नहीं कैसे ले रहे हैं चार्ज वार्ज। ठीक है। सॉरी बच्चों। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का कुकुड़ा रहा है और यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है। विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। अब बच्चों यहाँ जो है, ये अब इधर देखते हैं संथालों के बारे में बुखारन के क्या विचार हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं। नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होते हैं, लेकिन निजता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाढ़ नहीं होती। दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती हैं, जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता है। झोपड़ियां छोटी और मैली कुचैली होती हैं। उनकी छत सपाट होती है और उनमें उभार कम होता है। कड़ौआ के पास की चट्टानें। बुखारन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रक्षेपणों से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, जिसका कोई एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है। इसमें एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है जिसमें लाल लाल फेल्डस्पार क्वार्ट्ज और काला अभ्रक लगा है। वहां से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्तरहीन थी। उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्डस्पार, सफेद सा क्वार्ट्ज और काल अभ्रक था। अब बच्चों, बुखानन का विवरण है ये, जिसमें हम देखते हैं। हम बुखानन के विवरण को अपनी जानकारी के आधार पर मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्रा का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुखानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठा करता था। बुखानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपनी व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रक्षेपण शक्ति का धनी बुखानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुखानन जहां कहीं भी गया, वहां उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहां की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति का निरीक्षण किया। जब बुखानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखा, तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है।
और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। वह कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन कौन से उगाए जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है कि इस बारे में उसका आकलन कंपनी की वाणिज्यिक सारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। बच्चों, यहाँ पे बुकानन जो है एक ब्रिटिश एजेंट के तौर पे है और जो है वो ब्रिटिश नीति के तहत ही जो है अपनी बात लिख रहा है। उसका यहाँ पे जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। वनों की बटाई और स्थायी कृषि के बारे में। निचली राजमहल की पहाड़ियों में गांव से गुजरते हुए बुखानन ने लिखा कि इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ सफाई की गई जमीन, चट्टानें, पहाड़ियां सभी अपने आप में पूर्ण है। कमी तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की है। विस्तृत तथा उन्नत खेती, जिसके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए असर बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है जो भी इस परियोजना के लिए उपयुक्त ना हो। वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमृत पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।